जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो हम लोग अड्डा जीएस का जितने भी सेट था, यानी कि 10 सेट था उसमें, वो हम आप लोग को प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, आपको प्ले लिस्ट में मौजूद है। उसके बाद हम बता देते हैं आपको कि एग्जाम पोर्टल का ये भी बहुत बढ़िया सेट है। ठीक है, जिसका 2 सेट हम पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिए थे। आज से हम लोग सेट नंबर 3 को देखेंगे। अब इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। और आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग के लिए फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ ग्रुप में भी आप लोग शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या है। आज का पहला इस क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि सेनेगल की राजधानी कहाँ है। सेनेगल की राजधानी जो है आपका डकार है। कहाँ है? डकार आपका हो जाएगा। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिस्के की खाड़ी किन दो देशों के बीच अवस्थित है। तो बिस्के की खाड़ी आप याद रखिएगा कि फ्रांस और स्पेन के बीच है। कहाँ स्थित है? फ्रांस और स्पेन के बीच है बिस्के की खाड़ी। और एक चीज़ और बता दें कि अगर आप लोग कहीं भी एक आध क्वेश्चन में अगर डाउट हो, चाहे गलत दिखे, तो आप गूगल कर लीजिए, चाहे कहीं बुक से वगैरह खोज लीजिए। ठीक है, हम भी आप ही की तरफ से छात्र हैं जो आपके लिए, जो जिसे देहात से रहने वाले हैं लड़का, जो किताब नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है, तो उसके लिए यह बहुत बेनिफिट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सडबरी कनाडा का एक महत्वपूर्ण खनन शहर है। यह शहर किस झील के समीप स्थित है। क्वेश्चन कर रहा है कि सडबरी कनाडा का एक महत्वपूर्ण खनन शहर है। यह शहर जो है किस झील के समीप स्थित है। झील के समीप पूछ रहा है, तो इसमें आप याद रखें हुरॉन झील के नज़दीक स्थित है। सडबरी कनाडा का एक महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र है। जो यह क्षेत्र जो है, यानी कि शहर जो है, यह आपको हुरॉन झील के नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है आपका कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो तातार ये आपका उज्बेकिस्तान में है। एक तरफ दिया है जनजाति और दूसरे तरफ दिया है उसका निवास क्षेत्र। तो तातार जनजाति जो है आपको उज्बेकिस्तान में निवास करती है। मावारी आपको न्यूजीलैंड, और लैप्स यानी कि सामी ये आपको यूरोप के टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है। बुद्दू आपको उत्तरी अफ्रीका में निवास नहीं करती है। बुद्दू आप याद रखिएगा कि ये आपको अरब तरफ की है, अरब क्षेत्र की तरफ जो है यह निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भौगोलिक विश्वकोश की रचना की थी। तो भौगोलिक विश्वकोश की रचना जो है ये आपको किया गया था स्ट्रैबो के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रैबो के द्वारा जो है भौगोलिक विश्वकोश की रचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें कह रहा है कि असत्य है। कथन कर रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। तो मंचूरियन मैदान जो है आपका जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। तो मंचूरियन मैदान जो है आपको जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित आपका नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि कांटो मैदान चीन के उत्तर पूर्वी में स्थित है। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो आपको आंसर हो जाएगा ना तो ये सही है और ना ही कथन 2 सही है। तो सही क्या है? तो इसमें सही लगा लीजिएगा कि मंचूरियन मैदान जो है आपका चीन में है। कहाँ है? मंचूरियन मैदान आपका चीन में हो जाता है और कांटो का मैदान जो है आपको जापान में हो जाता है, यानी कि जस्ट उल्टा इसमें दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मंचूरियन मैदान आपको चीन में हो जाएगा और फिर यहाँ कांटो मैदान आपको जापान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है 7 नंबर कि किस तापमान पर वायु के संतृप्त होने पर संघनन की क्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस तापमान पर वायु के संतृप्त होने पर संघनन की क्रिया जो है आपका प्रारंभ हो जाती है। तो उसे क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा ओसांक बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? ओसांक बिंदु बोला जाता है। पलकदिल, तमदिल, रुगदिल झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा मिजोरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है आपका पलकदिल, दमदिल और रुगदिल जो आपको है मिजोरम में स्थित है। यह एक झील है। पूछ देगा कि पलकदिल क्या है, तो याद रखिएगा कि एक झील है। ऐसे भी आप लोग को क्वेश्चन घुमा सकता है। 9 नंबर पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का
चयन कीजिए। क्या कह रहा है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य इसमें क्या कह रहा है कि मालाबार पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ये को आपका जो ऑप्शन ए में दिया है कि मालाबार पठार जो है, मालवा का पठार, मालाबार कह रहे हैं, सॉरी गलती हो गया, मालवा का पठार जो है आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा है, सही है। दंडकारण्य पठार जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य तक यह फैला हुआ, ये भी सही है। अब भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है लद्दाख का पठार, ये भी सही है, यानी कि इनमें से आपका कोई नहीं होगा, यानी कि सारा इसमें जो स्टेटमेंट दिया है ए बी सी आपका सारा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। छोटा करता कि थोड़ा सा आप लोग को दिखे। कह रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है इसमें। तो सही कथन देखिए क्या कर रहा है कि अन्नामलाई के पूर्वी में पलानी की पहाड़ी है जिस पर कोडाईकनाल नामक हिल स्टेशन आपका है। तो ये आपका सही है कि अन्नामलाई के पूर्व में पलानी की पहाड़ी जिस पर कोडाईकनाल नामक हिल स्टेशन है, ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी घाट कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा नदियों का उद्गम स्थल है, आपका यह भी सही है कि पश्चिमी घाट जो है कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा नदियों का उद्गम स्थल है। तीसरा में कह रहा है कि बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो ये भी आपका सही, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का करेक्ट है कि 1, 2 और 3 जो तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। 11 नंबर कह रहा है कि पांगसांग दर्रा जो है आपको कह रहा है कि किस राज्य में अवस्थित है। तो ये आप याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? पांगसांग दर्रा जो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब सभी दिशाओं में नदियां जाकर किसी झील में विसर्जित होती है तो वे अपवाह प्रतिरूप को क्या कहते हैं। जब सभी दिशाओं से नदियां जो हैं जाकर किसी झील में विसर्जित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को क्या बोला जाता है। तो वो बोला जाता है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलोल तेल क्षेत्र जो है आपको पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है। तो इसको आप याद रखें, गुजरात में स्थित है। कलोल तेल क्षेत्र आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कोंकण रेलवे के विषय में जो कह रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है, यह सही है कि कोंकण रेलवे की लंबाई आपका 760 किलोमीटर है। यह कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र से और केरल राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपका कथन जो है गलत है। ये कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र से होती है, केरल से आपको नहीं गुजरती है। तो केरल इसमें से नहीं रहता, तो आपको कथन सही हो जाता है। तो याद रखिए कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है, केरल से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन हम लोग का बी होगा। अगला इसमें कह रहा है कि एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाटों को पार करता है, ये भी सही है। और डी में कह रहा है कि जो कोंकण रेलवे निर्माण कंपनी बनी है उसे सार्वजनिक निर्माण के माध्यम से धन इकट्ठा किया है। तो ये भी आपका सही, यानी कि ऑप्शन बी है कि कोंकण रेलवे जो आपको कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है। तो यह आप हो जाएगा पारादीप। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है 16 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आपका मध्य प्रदेश में सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आपका राजस्थान में नहीं है, बल्कि आप याद रखिएगा कि यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है आपका। नेक्स्ट है कि आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। कह रहा है कि विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था जो है यह भारत के पूछ रहा है कि नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। तो ये आप याद रखिए कि गंगा नहर है। कौन सा है? गंग नहर है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है। तो यह आपको असम का श्वेतभोग गिबन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि सुदूर संवेदन तकनीक से निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि रिमोट सेंसिंग तकनीक में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह आपको विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, छोटा कर देते हैं जी थोड़ा सा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जिसको विचार कीजिए। तो विचार इसमें क्या करना है, बोल रहा है कि हल्के रंग कपड़ों को गर्मी से वरीयता दी जाती है। सही कह रहा है, गर्मी के लिए सही है हल्का रंग।
फिर क्या कर रहा है कि हल्के रंग का ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। आपका ये भी सही है, तो स्टेटमेंट हम लोग का हो जाएगा 1, कि 1 और दोनों सही है। अगला कह रहा है कि प्रकाश सीधी कह रहा है कि प्रकाश जो सीधे में चलना प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंख और एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी के गेंद को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जब निर्वात से गिराया जाएगा तो वो साथे एक ही बार पहुंचेंगे, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है, कितना भी वजन क्यों ना हो, ये तीनों जो हैं एक साथ पहुंचेंगे अगर निर्वात में होगा तो, क्योंकि निर्वात में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है और ना कोई। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो सबसे उच्चतम ऊर्जा पूछ रहा है, तो जब नीला प्रकाश में सबसे उच्चतम ऊर्जा होता है। बहुत लोग क्या करेंगे, लाल प्रकाश मार देंगे, तो लाल प्रकाश मारिएगा तो क्या कर देगा आपके साथ, एग्जाम जो है आपके साथ खेला कर देगा, इसलिए याद रखेगा नीला प्रकाश होगा, उच्चतम ऊर्जा होती है नीला प्रकाश में। अगला कह रहा है कि म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या किया जाता है, तो हॉल को दीवारों को जो ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। जैसे कहीं भी आप लोग मूवी देखने गए होंगे, चाहे बहुत बड़ा हॉल होगा जिसमें कोई मीटिंग होता होगा, तो उसके दीवारों पर कुछ खास तरह का अति किया होता है, किस लिए कि जब यहाँ से कोई जैसे वहाँ ध्वनि पर अति हो तो वो अवशोषित कर ले, ताकि पूरा गूंजे नहीं आवाज़ को। कभी हॉल में आप लोग देखिए जाइएगा तो देख लीजिएगा, वहाँ पर लगा हुआ रहता है। अगला है कि अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अशुद्धि के कारण द्रव के क्वथनांक जो है आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, तो आप याद रखिएगा कि लेड जो है यानी कि शीशा जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सड़क की रोशनी में जो पीले लैंप प्रयुक्त होते हैं, इन लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इन लैंपों में आपको प्रयोग किया जाता है किसका, सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताम्र पर संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो ये आप रांगे या टीन की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट याद रखिएगा कि स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा जो है स्वच्छ करती है, तो फिटकिरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। किसके प्रक्रिया के द्वारा, तो स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा जो है फिटकिरी जो है गंदे पानी को साफ करती है। अगला इसमें दिया है, देखिए इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए, तो 31 का देखिए वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा हो जाएगा आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, इधर से मिलाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। आपका हो जाएगा कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, उसके पूछ रहा है नीला थोथा, तो नीला थोथा होता है आपका कॉपर सल्फेट और हाइपो हो जाता है सोडियम थायोसल्फेट। तो ऑप्शन देख लीजिए 4, 1, 2, 3, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के संपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा जनांकिकी। ठीक है, जनसंख्या और मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से आपको होता है जननांकिकी। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो आपको रेटिनॉल जीरोथैलेमिया होता है, नियासिन से आपका पेलाग्रा होता है, आपको कोबालामीन जो आपको संघातिक रक्ताल्पता होता है, और राइबोफ्लोविन होता है विटामिन B2। अब इससे बेरी नहीं होता है, राइबोफ्लोविन यानी कि विटामिन B2 से आपका होता है त्वचा का फटना। क्या हो जाएगा, त्वचा का फटना और आँख लाल होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो ये आपको हो जाता है रेनिन। क्या होता है, रेनिन होता है। अगला है कि ग्लूकोज खंड के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे पूछ रहा है कि सत्य है, किसके संदर्भ में, तो ग्लूकोज खंड के संदर्भ में। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलयन हो जाता है, तो विलय आपका हो जाएगा किसमें, तो केचुआ में। कह रहा है किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो याद रखिएगा केचुआ में। अगला है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन
में रक्त के प्रकार के साथ साथ निम्नलिखित में से किसकी संगत होना चाहिए? तो इसमें आपका हो जाएगा कि RH कारक का। 38 नंबर में कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के बारे में कौन सा कथन है सो विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करने के लिए कह रहा है, तो विचार कीजिए भाई। विचार में क्या कह रहा है? इधर भी दिया है नहीं, तो विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि विचार करने के लिए मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायित्व होता है। बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायित्व होता है। ये भी सही है आपका, यानी कि ऑप्शन ए और सी दोनों आपका राइट है। 39 नंबर कह रहा है, यानी कि 39, कि इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होता है? तो इंसुलिन में कौन सी धातु कह रहा है कि इसमें मौजूद होता है? तो ये आपको होता है जस्ता। अगला है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो ये आपको करता है पायरुवेट, यानी कि थायराइड का। अनुच्छेद कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। किस अनुच्छेद में कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान है? तो 371 से रिलेटेड जितना भी आपको अनुच्छेद है हम आपको अभी लिखवा दे रहे हैं, आप एक कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 41 का हम बता रहे हैं। 371, सिर्फ 371 कहेगा तो आप याद रखिएगा। 371 अगर आपको कहता है तो आप महाराष्ट्र और गुजरात याद रखिएगा। 371 सिर्फ कहेगा तो महाराष्ट्र और गुजरात। 371 का 1 कहेगा, 371 का 1 या 371 का ए, तो आप याद रखिएगा कि नागालैंड का हो जाएगा, नागालैंड आपका हो जाएगा 371 का ए में। 371 का बी अगर आपको बोलता है तो 371 का बी आप याद रखिएगा कि असम। 371 का बी हो जाएगा आपको असम। और 371 का सी कहेगा, 371 का सी आपको बोलता है तो आप मणिपुर लगाइएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर। ठीक है। और 371 का डी बोलेगा, 371 का डी बोलेगा तो इसमें आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। 371 का ई पूछेगा तो 371 के ई में आप याद रखिएगा कि ये आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से है। 371 का ई पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय से है। और 371 का एफ पूछेगा, 371 का एफ तो आप सिक्किम को लगाइएगा टिक। 371 एफ आपका सिक्किम का है, 371 जी आपका मिजोरम का है, 371 एच आपको अरुणाचल प्रदेश का है और 371 आई आपका गोवा का है, 371 का जे आपको कर्नाटका का है। फिर से एक बार हम बताते हैं 371 पूछेगा सिर्फ 371 तो महाराष्ट्र गुजरात, 371 ए पूछेगा तो नागालैंड, 371 बी असम, 371 का सी मणिपुर, 371 का डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 371 का ई आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से है, 371 का एफ सिक्किम से, 371 का जी आपको मिजोरम से, 371 का एच आपको अरुणाचल प्रदेश, 371 का आई गोवा और 371 का जे आपको कर्नाटका से है। तो ये जितना भी 371 से था आपको सारा बता दिए। यहाँ 41 का क्या हो गया? तो 41 का आप लगा दीजिएगा क्या चीज़? 371 का एच है तो ये ज दिया है। ठीक ना? 300 इंग्लिश में देगा तो एच हो जाएगा। चलिए 371 का पूरा बता दिए हम। इसी तरह से आपको मेंस का भी हम तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करवाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगला इसमें कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको संघ और उसके राज्य क्षेत्र आपका भाग 1 में दिया है। संघ राज्य क्षेत्र आपका भाग 5 में नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र आप याद रखिएगा कि भाग 8 में। सिर्फ संघ कहेगा तो आप 5 में याद रखिएगा, सिर्फ संघ कहेगा तो 5 में, और राज्य कहेगा तो आपका हो जाएगा 6 में। राज्य पूछेगा तो भाग 6 में, और संघ राज्य क्षेत्र कहेगा तो आप याद रखिए भाग 8 में। आपका यही गलत है, पूछ रहा है कि इसमें सही नहीं है। मूल कर्तव्य आपका हो जाएगा 51 का ए, और नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा भाग 4 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कुछ राज्य को संघ से अनुदान, क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ राज्य को संघ से अनुदान मिलने के लिए व्याख्या किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद आप याद रखिएगा कि यह हो जाएगा 275।
क्या हो जाएगा 275 में जो है कुछ राज्यों को संघ से यानी कि केंद्र से जो अनुदान मिलता है वह किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो 275 के तहत। अगला कह रहा है 44 नंबर में कह रहा है कि यदि मांग उचित हो तो निम्नलिखित में से कौन सा रिट जो है जारी करने हेतु बाध्य होगा, तो यह होगा केवल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, तो ये आपको लिखा था फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विधायी शक्तियों को संविधान के किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया था, तो ये आपको किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो विधि शक्ति जो है यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में जो है अंतः स्थापित किया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है, तो आप उप निरीक्षक पुलिस जो है यह कार्यपालिका का अंग होता है। अगला है कि संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो यह राज्यपाल में आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या का विषय में है, तो गौ हत्या आपको हो जाएगा अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 33, 22 और 34 ये इसमें जो भी विषय हैं आप कमेंट करके बताइएगा। इसका हो जाएगा अनुच्छेद 48 गौ हत्या। अगला है कि विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री के पद पर आसीन रह सकता है, तो यह 6 माह तक रहेगा। 6 महीना के बाद अगर वो क्या बोलते हैं उसका जब तक सदस्य नहीं बनेगा तब तक वो हट जाएगा। अगर सदस्य नहीं 6 महीना के अंदर बन जाता है तो वह मंत्री रहेगा। अगला है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, तो भारत में वैध प्रभुसत्ता जो है आपका संविधान में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ से प्रारंभ की जा सकती है, तो महाभियोग जो है आपको संसद के किसी भी सदन से लग सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहेगा तो सबसे पहले राज्यसभा में लगेगा, लेकिन जब राष्ट्रपति कहेगा तो आप राज्यसभा में लगा सकते हैं और लोकसभा में भी लगा सकते हैं, तो किसी भी सदन में आप लगा सकते हैं राष्ट्रपति पर। अगला है कि किसी धनराशि का विभाजन जो है एक धनराशि का विभाजन रमेश और सीमा के बीच होता है 4:7 में, ठीक है। और सीमा जो है रमेश को 1 रुपया दे देती है, तो अनुपात बदलकर 7/12 हो जाता है, 7:12 हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए एकदम सिंपल हम बताएंगे, एकदम आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। रमेश और सीमा का दिया है तो यहाँ हो जाएगा, जब अनुपात में दिया है तो इसको x लिख लेंगे, 4x बटे में हो जाएगा आपका 7x, आपका रमेश का और सीमा का। फिर क्या कर रहा है कि सीमा जो है रमेश को 1 रुपया देता है, जब सीमा रमेश को 1 रुपया देगा तो सीमा में 1 रुपया घट जाएगा और रमेश में क्या होगा 1 रुपया बढ़ जाएगा। और ये अनुपात कितना हो जाता है, तो ये अनुपात आपको 7 बटे कितना हो जाता है 12 हो जाता है। तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर दिए तो 12 चौके 48x और प्लस 12, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपको 749x और माइनस 7x, तो यहाँ 49x यहाँ 48x, इधर आ जाएगा तो आपको x बचेगा। अब इधर आपका है यहाँ माइनस में है 7 और यहाँ प्लस में है 12, तो इधर की जगह तो हो जाएगा 19। तो यहाँ कितना होगा x बराबर आपके आ गया 19। अब पूछ क्या रहा है कि जब x बराबर हम लोग का 19 आ गया तो यहाँ पूछ रहा है कि धनराशि कितनी है, तो धनराशि कितना है 4 और 7 यानी कि 11, और 11 में आप लोग 19 से गुना कीजिएगा तो 209 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम आपको मैथ बताएंगे, इससे भी अच्छा तरीका से बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ कुछ मैथ ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगला इसमें कह रहा है कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से वह बड़ा है। अनिल और प्रशांत की आयु जो है 48 वर्ष है, तो जयेश की आयु पूछ रहा है। एकदम सिंपल तरीका से बताते हैं आपको। जयेश अनिल से उतना ही छोटा यानी कि अनिल बड़ा है, तो अनिल माइनस कितना हो जाएगा जयेश, ठीक है। और फिर कह रहा है कि जयेश जो है प्रशांत से उतना ही बड़ा है, यानी कि इधर हो जाएगा जयेश और प्रशांत हो जाएगा इधर। चलिए अब देखिए यहाँ माइनस में है, अब इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस में, यानी कि अनिल और प्रशांत बराबर कितना हो जाएगा 2 जयस, यानी कि 2 जयस हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आगे, कह रहा है कि अनिल और प्रशांत की 48 वर्ष उम्र है, तो यहाँ 48 रख देंगे और यहाँ 2 इंटू जयस है ये है, 2 से 2 काट देंगे तो जयस बराबर हो जाएगा 24, तो आपको हो जाएगा यहाँ 24 आंसर 24 हो जाएगा। पचपन में कह रहा है कि एक नल जो एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण वह 24 घंटे में भरी जाती है। तो देखिए
एक क्वेश्चन हम इसको पहले भी बता चुके थे, तो आप फिर बता देते रहे। तो 16 घंटे में आपको भरता है, 24 घंटे में आपको टंकी में छेद होने के कारण जो है वो भी भरता है। तो देखिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो इसका समय दिया है तो इसको क्षमता निकालेंगे तो 16 तिया 48 और 24 दूना के 48। ठीक है, पूछ रहा है कि छेद के कारण कितने देर में भरेगा। तो ये 3 घंटा में भरता है, ये छेद रहेगा तो ये क्षमता दिया है तो इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा 1 और 1 से इसमें भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका 48। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 48। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए एकदम सिंपल है, 2,500 प्लस 5% हो गया और 200 आपको हो जाएगा 19। अब यहाँ दिया है क्या चीज़, दिन में दिया है तो आपको साल में बदलना होगा। तो साल में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे। अब बटे में 100 होता ही है, यहाँ से यहाँ काट दिए। अब इसको काट दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 75 रुपया। ठीक है, आपको 75 रुपया आंसर हो जाएगा। 57 में दिया है, देखिए 57 में दिया प्रस्तावना और एक तरफ दिया है निष्कर्ष। ठीक है, तो 57 का रीजनिंग का सवाल है, तो देखिए इसमें लगा लीजिए आप लोग अभिवादन और अलविदा। 58 का रहा है कि बगुई बोग 58 का रहा है कि बोगा जग कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप यह यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं और देवियों का नामों का उल्लेख प्राप्त है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 59 नंबर का है कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर जो है ये आपको स्थित है कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है, तो बिहार में। अगला इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित, कुशीनगर बिहार में है, थोड़ा सा देख लीजिएगा जी। 60 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। तो ये आपको जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट है कि हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। तो ये आपको है केवल वासुदेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुद्ध है तथा उस क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है युद्ध है, शुद्ध पढ़ रहे थे जी, सॉरी गलती हो गया। निम्नलिखित में से वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में मुस्लिमों की स्थापना हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जो भारत में मुस्लिमों की स्थापना हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, आप कमेंट करके हमको बताइएगा। अगला है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने जो है बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है वह नियुक्त किया था किसको, मलिक जानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि वह कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उनका विरोध किया था। तो इसका हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट कर रहा है 65 नंबर कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से। तो ये बोला गया था मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती का निवास स्थान कहाँ है। तो प्रसिद्ध संत जो है शेख सलीम चिश्ती का निवास जो है ये आपका था फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ये आपको हुआ था लिवेंट कंपनी को जो है भारत में व्यापार करने का प्रथम अधिकार पत्र प्राप्त किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था। तो टीपू सुल्तान ने हराया था पोलीलूर के स्थान जो है वहाँ पे टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था। नेक्स्ट है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर को शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है। तो ये आपको कहा जाता था दरोगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे कि ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया था। क्वेश्चन करा कि ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में सबसे पहले जो है भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया था। तो ये आपको दिया था चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में जो है ब्रिटिश सरकार जो है भारत को 1 लाख रुपया शिक्षा के क्षेत्र में दिया था। अगला है कि एक सामाजिक स्वयं क्या लिख रहा है, यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था। सॉरी साप्ताहिक है, थोड़ा सा पीडीएफ जो किताब जो है ना वहाँ एक साप्ताहिक एवं समय एक साप्ताहिक के रूप में है,
एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो यंग इंडिया आपको याद रखिएगा कि होम रूल पार्टी ने किया था। किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानी एवं उसके द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्रों में कौन सा सुमेलित आपका नहीं है? तो महात्मा गांधी द पैनियर नहीं है। द पैनियर किसके द्वारा लिखा गया था? ये आप कमेंट कीजिएगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? 73 में कह रहा है कि किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो ये आपको वाइकोम सत्याग्रह में जो है आपको गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में किसी एक की अध्यक्षता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम किया था? तो ये आपको किया था लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गद्दर पार्टी का पहला सभापति है? तो गद्दर पार्टी का पहला सभापति आपको सोहन सिंह भाकना है। अगला है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो कौन सी गैस की जो है आपकी कमी हो जाएगी? तो ये आपको ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे से हम लोग को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में एक संबंध जो है पर्यावरणीय सुरक्षा से आपका नहीं है। तो ये गरीबी कम करना आपको पर्यावरण से नहीं है। धारणीय विकास, वातानुकूलन और कागज के थैलों का प्रयोग जो है आपको पर्यावरण से है, लेकिन आपको गरीबी कम करना आपको पर्यावरण से नहीं है। अगला है कि समुद्री वातावरण का मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं। तो समुद्री वातावरण कह रहा है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि फाइटोप्लैंक्टन्स समुद्री वातावरण के प्रमुख प्राथमिक उत्पाद हैं। अगला है कि बाघमारा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा मेघालय में स्थित है बाघमारा वन्यजीव अभयारण्य। अगला है कि सोमोरिरी झील रामसर साइट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो सोमोरिरी पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा लद्दाख में। नेक्स्ट है कि इग्नाइटेड माइंड्स है किसके द्वारा लिखा गया था? तो इग्नाइटेड माइंड्स जो है ये आपको लिखा गया था APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। नेक्स्ट है कि जिंक सिटी किस भारतीय शहर को कहा जाता है? तो जिंक सिटी जो है आपको उदयपुर को कहा जाता है, या झीलों का भी कहा जाता है उदयपुर को। अगला है इसमें 83 में दे रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो कटक आपको याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। कटक आपको सुभाष चंद्र बोस से है। बेलूर आपको रामकृष्ण परमहंस, सेवाग्राम आपको महात्मा गांधी, आनंद भवन इसमें दिया है आपको नेहरू से संबंधित है। किससे है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से आनंद भवन संबंधित है। आनंद भवन यहाँ दिया है, गलत है आपका। आनंद भवन याद रखिएगा कि पंडित नेहरू से है। अगला है कि कौन सा युग में जो आपका सुमेलित नहीं है? 84 में कह रहा है कि कौन सा युग में जो आपका सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया है 84 का कि भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान आपको कलकत्ता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपको कलकत्ता में नहीं है, बल्कि आप याद रखिएगा कि न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में आपका स्थित है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला आपको गुलबर्ग में है और भारतीय सुरक्षा प्रेस आपका नासिक में है। तो ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपको दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस, देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है से गलत दिया है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस आप याद रखिएगा कि ये हो जाता है आपको 23 मार्च को। यहाँ दिया है 21 मार्च, या इसको 23 कर लीजिए, 23 मार्च। और 9 अक्टूबर को मनाया जाता है आपको विश्व डाक दिवस। 20 जून को आपको मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। और 17 नवंबर को आपको पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ दिया है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो आप याद रखिएगा 23 मार्च को। अगला है कि किस निम्नलिखित देशों में से किसका राष्ट्रीय चिन्ह जो आपका गुलदाउदी है? तो गुलदाउदी आप याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका किसका? जापान का। किसका है? जापान का आपका गुलदाउदी हो जाएगा। कनाडा के आप याद रखिएगा कि मैपल लीफ आपका होता है कनाडा का। तुर्की का होता है आपका चांद तारा, और नॉर्वे का होता है शेर। नेक्स्ट है कि बृहस्पति के अध्ययन से कौन सा मिशन संबंधित है? तो बृहस्पति के अध्ययन से आपका हो जाएगा जूनो। नेक्स्ट है कि कौन सा बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजार से विदेशी मुद्राओं की बजाय रुपए में पैसा जुटा सकता है? तो ये आपको हो जाएगा मसाला बॉन्ड के द्वारा। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस
पंचवर्षीय योजना को सर्वप्रथम प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये आप 9वीं पंचवर्षीय योजना को टिक कीजिएगा कि सामाजिक न्याय और समानता एक साथ विकास था 9वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ट्रेजरी बिल का संबंध कौन सा सत्य है ट्रेजरी बिल के संबंध में? तो ट्रेजरी बिल के संबंध में आपको हो जाएगा उपर्युक्त में से आपका सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 नंबर कि किसका नाम जो है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये आपको जुड़ा हुआ है फ्रेडरिक टेलर का जो संबंध जो है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोगों द्वारा करेंसी पर धारित मुद्रा और बैंक में जमा के रूप में धारिता के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है करेंसी जमा अनुपात बोला जाता है। अगला है कि जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये आपको पारित किया था 1974 में। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम जो है 1974 में पारित किया गया। अगला है कि श्याम किस देश का पुराना नाम था? तो श्याम जो है ये आपको थाईलैंड का पुराना नाम है। अंटार्कटिका पहुंचने वाला भारत की पहली महिला का नाम क्या है? तो अंटार्कटिका पहुंचने वाला भारत की पहला है जो है आप है मेहर मूसा। कौन है? मेहर मूसा। अगला है कि ब्लू बाउंस एवं ब्रेक शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये आपको जुड़े हुए हैं मुक्केबाजी से। भारतीय जनजाति एक प्रशिक्षित समाज है, यह कथन किस व्यक्ति का है? भारतीय जाति जो है एक प्रशस्ति समाज है, यह किस व्यक्ति का है? तो ये आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका हेनरी मेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो कलमकारी आप याद रखिएगा कि ये आंध्र प्रदेश से आपका संबंधित है। परिखंडा युद्ध कला किस राज्य से संबंधित है? परिखंडा आपका याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपको बिहार से। कलमकारी आंध्र प्रदेश और परिखंडा आपको बिहार से है। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साहित्य अकादमी की स्थापना जो है आपको हुआ था 1954 में। तो ये रहा थोड़ा आपका एग्जाम पोर्टल का 100 क्वेश्चन सेट नंबर 3। और थोड़ा सा कहीं भी आपको त्रुटि होगा तो थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और समय निकाल कर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है अच्छे तरीके से जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।